एज ऑफ चौसर का टाइम पीरियड 1300 टू 1400 एडी पर मुश्तमिल है। चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। चौसर की डेट ऑफ बर्थ 1340 टू 1400 एडी पर मुश्तमिल है, यानी चौसर ने दुनिया के अंदर 60 साल गुजारे हैं। लेकिन ये 60 साल इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत के अमल हैं। इन्हीं 60 सालों के अंदर 100 ईयर्स वार चली है। फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान ब्लैक डेथ्स आई हैं, और इसके अलावा पीसेंट्स रिवोल्ट्स हुए हैं, और रेनिसा जो कि इटली के अंदर आ चुका था। इन तमाम चीज़ों को हम फर्दर एक एक करके डिस्कस करते हैं। और इसके बाद एज ऑफ चौसर के अंदर चौसर ने जो लिटरेरी वर्क लिखा है वो पर्सनल था, डोमेस्टिक था। चौसर ने सिर्फ पैसों के लिए लिखा है। ये किस तरह से क्या क्या लिखता रहा है इसको भी हम देखेंगे। द फर्स्ट पॉइंट, एज ऑफ चौसर 100 ईयर्स वॉर्स बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। अब ये 100 ईयर्स वॉर्स इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान 116 साल तक चली है। इसका मतलब ये नहीं कि ये 116 साल तक मुसलसल लड़ते रहे, नहीं, वक्फे के बाद दोबारा से लड़ाई शुरू हो जाती थी। अब इस 100 ईयर्स वॉर्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें बैटल ऑफ हेस्टिंग की तरफ थोड़ा सा जाना पड़ेगा, जो कि 1066 के अंदर जब नॉर्मन्स फ्रांस को फतह करने के बाद इंग्लैंड के ऊपर आकर हमला कर देते हैं। और हमें पता है कि जो नॉर्मन्स थे उनका किंग होता है विलियम द फर्स्ट, जिसे बाद में विलियम द कन्क्वेरर के नाम से जाना गया। दूसरी तरफ इंग्लैंड का जो बादशाह डिफेट होता है उसका नाम था हैरोल्ड सेकंड या गॉडविल्सन के नाम से जिसे जाना गया। और अब हमें यह भी पता है कि ये 7000 की फौज से के साथ आया था, 700 शिप्स के ऊपर समुद्री रास्ते के जरिए से आकर इसने इंग्लैंड के ऊपर हमला कर दिया था। अब हमें मालूम हो चुका है कि फ्रांस को और इंग्लैंड को फतह किया है नॉर्मन्स ने, तो एक ही वक्त में ये दोनों मुल्कों के ऊपर हुकूमत करते रहे हैं। विलियम फर्स्ट की डेथ के बाद जिस तरह से किंग्स तब्दील होते गए, एडवर्ड 1 आए, एडवर्ड 2 आए, और अब एज ऑफ चौसर के अंदर एडवर्ड 3 की हुकूमत है इंग्लैंड। अब मज़े की बात यह है कि एज ऑफ चौसर के अंदर एडवर्ड 3 की हुकूमत थी इंग्लैंड के ऊपर, और एडवर्ड 3 को भी चौसर के साथ बहुत ज़्यादा लगाव था, मोहब्बत थी। और यही वजह है कि 1399 के अंदर जब चौसर ने 100 ईयर्स वॉर के अंदर हिस्सा लिया और फ्रेंच आर्मी ने इसको पकड़ लिया, फ्रांस वाली आर्मी ने इसे पकड़ लिया, तो किंग एडवर्ड 3 ने 16 पाउंड यानी 16 पाउंड्स की अमाउंट देकर इसको आज़ाद कराया, जो कि 14वीं सदी के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट थी। अब देखें, एज ऑफ चौसर के अंदर इंग्लैंड का किंग है एडवर्ड 3, ठीक है, और 1328 के अंदर फ्रांस का किंग होता है चार्ल्स 4। 1328 के अंदर ही इसकी डेथ हो जाती है। और अब रॉयल एक होती है हुकूमत, यानी कि फ्रांस के अंदर रवाज ये है कि एक किंग जो मर गया है उसकी जगह पर उसका बेटा ही आएगा। अब मसला ये था कि चार्ल्स 4 जिसकी 1328 के अंदर फ्रांस के अंदर डेथ हो जाती है, फ्रांस का जो किंग होता है उसका कोई बेटा नहीं होता। अब एडवर्ड 3 जो है इसकी माँ है आइसाबेला, और जो आइसाबेला होती है ये चार्ल्स 4 की बहन होती है। अब ये आइसाबेला कहती है कि एडवर्ड 3 उस वक्त होता है 15 साल का, जब 1328 के अंदर चार्ल्स 4 की डेथ होती है, तो आइसाबेला अपने बेटे एडवर्ड 3 जो कि उस वक्त सिर्फ 15 साल का होता है उसे कहती है कि फ्रांस के लोगों पर जाकर तुम हुकूमत करो, है तो खून चार्ल्स 4 का ही ना हम भी, तो आप इंग्लैंड को ऊपर हुकूमत रहने देना, आप फ्रांस के ऊपर जाके हुकूमत करो। तो फ्रांस की अवाम तो पहले ही मतलब कि वो कहती है कि अच्छा अब इंग्लैंड से ये छोड़ के आ गए हमारे ऊपर हुकूमत करेगा, तो इस बात से भी दोनों ममालिक के अंदर कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। द सेकंड मेजर पॉइंट इन एज ऑफ चौसर, ब्लैक डेथ विच वाज कंटिन्यूड 1348 टू 1349। एज ऑफ चौसर के अंदर ब्लैक डेथ का एक पीरियड आया है। ये एक किस्म की बीमारी थी, जिस तरह से कोरोना वायरस अभी हाल ही में पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर फैल गया था, इसी तरह से 1348 के अंदर ब्लैक डेथ का एक यूरोप के अंदर पीरियड आता है, जो कि 1 साल तक जारी रहता है, 1348 से लेकर 1349 तक। और इसकी वजह से यूरोप की 30 to 60% आबादी जो है उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि जो उस वक्त मौजूदा आबादी होती है वो इतनी कम हो जाती है कि 2 साल तक की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है जब वो होती है तो वो जो डेडलाइन कम हो गई थी वो आबादी जाकर 2 साल में पूरी होती है। ब्लैक डेथ की वजह से इतनी ज़्यादा डेथ हुई थी उस वक्त यूरोपियन पीपल्स की। थर्ड मेजर पॉइंट इन एज ऑफ चौसर, पीसेंट्स रिवॉल्ट। यानी पीस एंड रिवॉल्ट का मतलब ये है कि उस वक्त इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान जो 100 ईयर्स वॉर चल रही थी, तो जो मिनिस्ट्रीज़ जो कि पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग होते हैं वो अपनी तनख्वाहों को, अपनी मराद को बिल्कुल कम नहीं कर रहे थे, बल्कि वो उस मुल्क के जो कंट्रीज़ के लोग थे उनकी तनख्वाहों को कम किए जा रहे थे, मजदूर तबके के ऊपर बोझ बढ़ाए जा रहे थे। और पूछने पर ये कहते थे कि जंग के अंदर बहुत ज़्यादा जो है हमारा अखराजात हो रहे हैं और इसकी वजह से आपकी तनख्वाहों में कमी कर दी गई है और उनके ऊपर भारी
भारी से भारी टैक्स आयद कर दिए जाते थे। तो जो किसान थे खास तौर पर, यानी पीसेंट्स रिवॉल्ट शुरू हो गया, उन्होंने खुल्लम खुल्ला बगावत शुरू कर दी और इस पीसेंट रिवॉल्ट के लीडर वैटेलर थे। एज ऑफ चौसर के अंदर होने वाले मेजर 3 पॉइंट 100 ईयर्स वॉर, ब्लैक डेथ और पीसेंट रिवॉल्ट को पढ़ने के बाद अब हम देखेंगे चौसर का लिटरेरी वर्क। चौसर का मुकम्मल नाम है जेफरी चौसर, जिनका लिटरेचर 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया जाता है, फ्रेंच लिटरेचर, इटालियन लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर। या हम यूँ कह सकते हैं कि चौसर ने 3 पीरियड्स के अंदर लिखा है। सबसे पहले फ्रेंच पीरियड के अंदर, उसके बाद इटालियन पीरियड के अंदर, क्योंकि चौसर की एज के अंदर ही इटली के अंदर रेनेसा आ चुका था, और आखिर पे इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर भी लिखा है। फ्रेंच पीरियड के अंदर चौसर का फेमस वर्क है रोमन डे ला रासा, और एक और फेमस वर्क है डेथ ऑफ ब्लेचिस। एज ऑफ चौसर में ही इटली के अंदर रेनेसा शुरू हो चुका था। चौसर ने बुकेशो, पेट्रार्च और डेंस से इन्फ्लुएंस होकर बहुत सारे फेमस वर्क इटालियन लिटरेचर के अंदर लिखे हैं, जिनमें द हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ रोव्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं। एज ऑफ चौसर में जॉफरी चौसर ने सबसे लास्ट में इंग्लिश लिटरेचर लिखा है, और इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर बहुत ज़्यादा लिखा है, जिसकी वजह से इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। जॉफरी चौसर का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर कैंटरबरी टेल्स। ये एक प्रोलॉग है जिसके अंदर बहुत सारे करैक्टर्स और जॉफरी चौसर मिलकर एक सफ़र पर जाते हैं, जिसके अंदर इन्होंने मुख्तलिफ करैक्टर्स को क्रिटिसाइज़ किया हुआ है, उनके बारे में स्टोरीज़ लिखी हुई हैं। और चौसर ने कहा था जब इस वर्क को लिखना शुरू किया था कि मैं इसके अंदर 120 स्टोरीज़ लिखूंगा, लेकिन इस वर्क को लिखते हुए ही उनकी डेथ हो गई। अब इस वर्क के अंदर सिर्फ 24 उन्होंने स्टोरीज़ ही लिखी हैं, और ये इनका इनकम्प्लीट वर्क भी कहा जाता है। अगर ओवरऑल जॉफरी चौसर की बायोग्राफी को देखा जाए तो इन्होंने अपनी एज के अंदर होने वाले 100 ईयर्स वॉर, ब्लैक डेथ और इसके अलावा पीसेंट रिवॉल्ट के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा। इन्होंने पर्सनल डोमेस्टिक लाइफ के ऊपर अपनी के कुछ भी नहीं शो करवाया। इसका मतलब ये है कि जो जॉफरी चौसर थे ये कोई सोशल रिफॉर्मर नहीं थे, ये सिर्फ अपनी अर्निंग के लिए लिखते थे।